नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी। आइए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरे पर हैं और कई दिग्गज नेता गुजरात दौरे पर हैं। राजनीतिक पार्टियों का आज चुनावी मंडे है। आप सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात से। हमारे अशोक गहलोत सहित दिग्गज नेता मौजूद हैं। सबके महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जगदीश ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष, भरपेश सोलंकी जी, पी जादा जी, गौरव पांडे जी, यहाँ उपस्थित विधायक आनंद चौधरी जी, पूना जी, गामीन, अनंत पटेल जी, सुनील भाई और तमाम हमारे जो उम्मीदवार है, लोकप्रिय उम्मीदवार, आपके समस्त जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है। पूरे गुजरात के अंदर लोगों में खुशी की लहर है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़ के वो दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं और वो आए हैं आपके बीच में चुनाव के महत्व को समझते हुए कि गुजरात का चुनाव किसी भी रूप में कांग्रेस के लिए कम महत्व का नहीं है। ये चैलेंज है, देश के जो हालात हैं, जिसके लिए राहुल गांधी का कारवां निकल पड़ा है पद यात्रा में। आज़ादी के बाद सबसे लंबी पद यात्रा, कठिन पद यात्रा, बहुत टफ है ये। 3,500 किलोमीटर की ये कारवां निकल पड़ा है। काय के लिए? क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ही सबके जहन में बात है, महंगाई की भयंकर मार, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी हर परिवार को परेशान कर रही है, माँ बाप को भी, कि बच्चे का क्या भविष्य होगा जब ये पढ़ लग जाएगा। तो कोई प्लान नहीं है भारत सरकार के पास में, एनडीए गवर्नमेंट के पास में। ना सरकारी नौकरी है और ना इन्वेस्टमेंट आ रहा बाहर का, बल्कि इन्वेस्टमेंट जा रहा है बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर। ये तमाम परेशानियों से घिरा हुआ देश है ये, और ऊपर से चैलेंज है डेमोक्रेसी को। ना शांति, ना सद्भाव, ना प्यार मोहब्बत, ना सद्भावना देश के अंदर। तनाव है, हिंसा का माहौल है, और हिंसा का भड़काने वाले ही लोग हैं। ये फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर। मुखौटा पहन के लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाले लोग हैं ये। उसके खिलाफ में राहुल गांधी की यात्रा है, जो पद यात्रा के रूप में कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देशवासियों का, आप कल्पना देखते हैं टीवी के अंदर। यात्रा का संदेश तो कुछ, यात्रा एक मार्ग निश्चित होता है। लोग कहते हैं गुजरात में क्यों नहीं यात्रा निकाली गई? अरे भाई, उनका मकसद पूरे देशव्यापी है, उसमें गुजरात भी आता है। गुजरात के हर गांव में, हर घर में मैसेज चला गया है, राहुल गांधी जी क्यों यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी आज जरूरत है पूरे देश को, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इसलिए आज राहुल गांधी एक नेता ही नहीं बल्कि जन नेता बनना जा रहा है, जन नायक बनने जा रहे हैं इस देश के। आप देखेंगे जन नायक के रूप में ये देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। यात्रा के बाद में यात्रा ही रुकने वाली नहीं है। जो मुद्दे उठाए हैं चुनौतियों के रूप में, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही हो, कोई परवाह नहीं हो रही है सरकार को। 70 साल में क्या किया, ये जुमला अभी तक चल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वालों, सुन लो, कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे 6 लाख गांवों के अंदर इकाइयां हैं। सरकार भले बन गई हो बीजेपी की, आज उनको कोई जानते ही नहीं दक्षिण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें कर, दावे करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, एक एक सीट का सवाल है। अभी राहुल जी का आप सुनेंगे विस्तार से,
मैं आपको यही आह्वान करना आया हूं। पिछली बार ये आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया राहुल जी को, हम सबको, और हम पहुंच गए थे, सरकार बनाने के कगार पर पहुंच गए थे। उन्होंने फाउल खेला सूरत के अंदर, नॉर्थ गुजरात के अंदर 10-15 सीटें कम रह गई, वरना आज सरकार उनकी नहीं होती 17 के अंदर। इतना प्यार आपने दिया राहुल जी को। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बार तो उनकी यात्रा का संदेश जो घर घर में गया है उसको आप आत्मसात कीजिए। इतनी सरकार विरोधी लहर मैंने कभी नहीं देखी आज तक, कभी किसी सरकार के अंदर। पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा इनको, मुख्यमंत्री सहित। इतिहास में कभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री सब बदल गए। आप बता दीजिए इसका मतलब कोरोना के अंदर क्या हालात हुए, कितने लोग मारे गए। अरे जिप चढ़ती गई सड़कों पर, एम्बुलेंस के अंदर, कारों के अंदर, बोला नहीं देश। शराब नकली साहब ने मर गए 70 लाख, कोई परवाह नहीं करी गई। अभी मौरवी में 135 लोग मारे गए, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हमने कहा इतना ही कहा, आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, रेटा जज से जांच करवाओ, सच्चाई सामने आएगी, एक्शन होगा। जिन लापरवाही करी तो आगे लोग भय में रहेंगे, गलती नहीं करेगा, वो भी इनको मंजूर नहीं। गुजरात हाईकोर्ट को लेना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा है। इसलिए आज मौका आपके सामने है सरकार बदलने का। 27 साल बहुत होते हैं। अब तो मोदी जी हर वीक क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? जब से यूपी चुनाव जीते लगातार हर वीक यहाँ आते हैं और गांव गांव में फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे? यूथ मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है। गुजरात का प्रधानमंत्री है, अपना पे बड़ी बात है। आज जूत क्या पड़ गई उनको, अमित शाह जी को, किस प्रकार उतारा गया सब मंत्रियों को यहाँ पर। इसका मतलब है जमीन खिसक रही है, घबरा गई है बीजेपी, ये पूरी जान लगा रही है, भावना में बह करके आपको वोट लेने की कोशिश कर रही है। इस बार मैं आपसे अपील करूंगा, कोई भावना में नहीं बहे। सच्चाई है कि कुशासन चला 5 साल तक। इस बार मौका दीजिए कांग्रेस को, और कांग्रेस आपको जो वचन दिए हैं, राहुल गांधी जी ने वचन दिए हैं। और आखिर में कहना चाहूंगा, राहुल गांधी वो व्यक्ति है, पहले घोषणा पत्र निकलते थे, इन्होंने कहा नहीं, आप जनता को पूछो फिर घोषणा पत्र जारी करो। उसका नाम बदला गया जन घोषणा पत्र। आप सबको पूछ करके घोषणा पत्र जारी हुआ है। वचन में जानता हूं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, वचन एक से एक बढ़कर के वचन है। राजस्थान सरकार ने उन वचनों को पूरा किया है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में लाएंगे, लेके आए हैं। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, कृपा करके सरकार बनते ही वचन पूरे करने का पूरे करना शुरू होगी। राहुल गांधी जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बनी, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है कि जो आपने वादे किए हैं। घोषणा पत्र का मतलब ही होता है आप वादे करके चुनाव जीत के आते हो, फिर घोषणा पत्र भूल जाते हो। राहुल जी कहते नहीं, वादे किए या तो लिखो मत, लिखो तो उनको निभाओ, इसलिए वो वादे किए जाते हैं। उसी सिद्धांत पे हम लोग चलना चाहते हैं। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, एक बार जिता के देखो कांग्रेस को, वचन पूरे होंगे। और लफारी जो आप पार्टी कर रही है, उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। उनको पूछो, आपने हिमाचल में पूरा कैंपेन विड्रॉ क्यों कर लिया? वहां भी लफारी करते थे, झूठे वादे कर रहे थे। हिमाचल के अंदर केजरीवाल जी अचानक क्या हो गया, रोड शो किए, वादे किए, पूरा अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया, ऑफिस बंद कर दिए, यहाँ आ गए, यहाँ झूठे वादे करने लग गए। गुजरात की जनता समझ चुकी है कि इनकी कोई कैंडिडेट नहीं रही है। इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा, कृपा करके आप इस बार मौका दीजिए। आपके एक से बढ़ के एक आपके उम्मीदवार खड़े किए गए सोच समझ करके। और आपको मालूम है कि किस प्रकार से अनिल पटेल जो है संघर्ष करता है, वो भी आप जानते हैं। संघर्ष की राजनीति हम करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया हमारे अनिल पटेल पे किया, गौरव पंड्या पे किया, उल्टा केस 307 का इनके ऊपर बना दिया गया। बताइए, 4 लोगों को पासा में फंसा दिया गया, काले झंडे दिखा दिए प्रधानमंत्री को। क्या काला झंडा दिखाना डेमोक्रेसी जुल्म है? ये लोग सहन नहीं करते असहमति को, ये लोग सहन नहीं करते हैं आलोचना को, जबकि आलोचना और असहमति तो लोकतंत्र से उसके बगैर चल नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि आप इन बातों का करार जवाब दें।
यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ગેહલોત સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને હવે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા અને આખો દેશ આતુરતાથી રાહ જોઈ છે અને 3000 કિલોમીટરની પદયાત્રા પર નીકળી ચૂક્યા છે એવા માનનીય રાહુલ ગાંધીજી। अशोक गहलोत जी, जगदीश ठाकुर जी, भरत सिंह सोलंकी जी, पीरजादा जी, शिवाजी राव मोगे जी, अनंत पटेल जी, गरसिया जी, आनंद चौधरी जी, पूना जी गामित जी, सुनील गामित जी, किसान पटेल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। આપ સૌનું રાહુલજી અંતરથી દિલથી સ્વાગત કરે છે કે આટલી ગરમીમાં પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ એમને મળવા સાંભળવા અહીંયા પધાર્યા છો। આપ સૌનો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરે છે। 70 दिन से अब हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर की यात्रा पे चल रहे हैं। 70 દિવસથી કન્યાકુમારી ભારતનો છેડો દક્ષિણનો ત્યાંથી કાશ્મીર તરફની યાત્રા રાહુલજી આખા હજારો લોકો સાથે કરી રહ્યા છે। तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और 1500 किलोमीटर और चलेंगे। 2000 કિલોમીટર રાહુલજી એક જનસેલાબની સાથે ચાલી ચૂક્યા છે અને બીજા 1500 કિલોમીટર હજુ આગળ કન્યાકુમારીથી એ કાશ્મીર સુધી ચાલવાના છે। और हमारे साथ लाखों लोग, लाखों किसान, बेरोजगार युवा, माताएं, बहनें, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सब लोग हमारे साथ इस यात्रा पे चल रहे हैं। લાખો લોકો જેમાં ખેડૂતો, મહિલાઓ, બેરોજગાર યુવાનો, દલિત, આદિવાસી, લઘુમતી, ગરીબ, પછાત સૌ વર્ગના લોકો જે પીડિત છે આ દેશમાં એ રાહુલજીની સાથે એ યાત્રામાં જોડાઈને ચાલી રહ્યા છે। मीडिया इतना दिखाती नहीं है, मगर अगर आप वहां आए, दिखाते नहीं है बिल्कुल। अगर आप वहां आए तो आपको एक नदी सी दिखाई देगी जिसमें लाखों लोग बह रहे हैं, चल रहे हैं। આ મીડિયાના મિત્રો દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે આટલો મોટો એક પ્રવાહ નદીનો, સરિતાનો, દરિયા જેવો જતો હોય પણ એને બતાવતા નથી। એ બતાવે તો આખો દેશ અને દુનિયા જાણે। और नदी में कोई नफरत नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ भाईचारा। કોઈ નફરત નહીં, કોઈ ક્રોધ નહીં, કોઈ હિંસા નહીં, ફક્ત ભાઈચારો, દયા, કરુણા અને પ્રેમ। कोई पीछे रह जाता है, गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं, उठा लेते हैं। કોઈ પડી જાય, કઈ વાગ્યું કર્યું હોય તો તરત બધા જોડાઈને એને લઈ ઊંચકી અને મદદમાં તરત હાજર થઈ જાય છે। मोहब्बत की, प्यार की ये एक यात्रा है। આ પ્રેમ અને લાગણી, દયા, કરુણા, પ્રેમની યાત્રા છે। इसमें सब लोग आ जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता भैया तुम्हारी जात क्या है, धर्म क्या है, भाषा कौन सी बोलते हो,
आयु क्या है, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई नहीं पूछता। આમાં કોઈ કોઈનો ધર્મ જાતિ ભાષા ઉંમર પુરુષ સ્ત્રી એને બદલે આખો માનવ સમુદાય એ બધો રાહુલજીની જોડે ચાલે છે। और सुबह हम शुरू करते हैं 6 बजे शुरू करते हैं, रात को 7-8 बज जाते हैं, मगर थकान बिल्कुल नहीं होती। સવારના વહેલા 6 વાગ્યાથી શરૂ કરે અને સાંજના 7-7:30 વાગે, પણ છતાં કોઈને એવો થાક લાગતો નથી, બધા એટલા જ પ્રેમ અને ઉત્સાહમાં હોય છે। पता नहीं आपने देखा या नहीं, मगर अभी यहां भी जब हमें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, मैं पैदल आ गया। અહીંયા પણ હેલીપેડ પરથી જ્યારે ઉતરીને ચાલવાનું અમે બધાએ કીધું, રાહુલજી આ કોન્વોયમાં, તો કે નહીં मैम, ये तो आ गए, गुजरात आना था, नहीं तो हम तो पैदल यात्रा हमारी चालू ही है। यात्रियों के पैर छिल गए, 2 हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। લોકોના પગમાં છાલા પડી ગયા અને 2 જણા બિચારા સ્વર્ગમાં ગયા, ધામમાં ગયા, પણ છતાંય આ યાત્રા, ભારત જોડો યાત્રા સતત ચાલતી છે, ચાલુ રહી છે। और मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब कितनी मोहब्बत, कितना प्यार जनता हम सबको वहां दे रही है। અને તમને કહેતા એવું એટલું ગૌરવ આનંદ થાય કે એટલો બધો પ્રેમ, એટલી બધી લાગણી, એટલા બધા આશીર્વાદ વરસાવે છે પ્રજા કે જે આ શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરી શકાય નહીં। मैं आज गुजरात आया और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था। અને આ જે ભારત જોડની વાત, આ ગુજરાત, આ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીનું એમણે આ દિશા આપી હતી અને એ દિશામાં રાહુલજી ભારત જોડો આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે ગાંધીજીની। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी, जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। આજે હિન્દુસ્તાનના ભારત જોડોનું કામ એક ગુજરાતી હતા, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી, અને એમણે બતાવ્યું હતું અને એના દ્વારા ભારત જોડોનું કામ શરૂ થયું હતું। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, अरे आपके आप- संस्कार है, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। અને આ એ ભારત જોડો યાત્રામાં આ ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે, ગુજરાતની સ્ટોરી છે, ગુજરાતની લાગણી છે, ગુજરાતના સંસ્કાર છે, અને આ ગુજરાતીઓ રાષ્ટ્રપિતાની દોરવણીથી ચાલતી ભારત જોડો યાત્રા છે। यात्रा में खुशी हो रही है, मगर दुख भी है। યાત્રામાં આનંદ થાય છે કે આટલા લાખો લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, ધર્મ જાતિ ભાષા બધું છોડીને, પણ જોડે જોડે થોડું दुख પણ થાય છે। आप पूछोगे दुख किस बात का? તમને એમ થાય કે दुख કયા કારણે થાય છે? भारत जुड़ रहा है, कोई भारत- नफरत नहीं है, हिंसा नहीं है, भाईचारा है, तो दुख किस बात का? ભારત યાત્રામાં દુઃખ નથી, હિંસા નથી, નફરત નથી, તો પછી દુઃખ કઈ વાતનું? એ યાર રાહુલજી કહે છે તમને। भाई और बहनों, दुख किसानों से बात कर कर होता है, युवाओं से बात कर कर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। આ દુઃખ એટલા માટે થાય છે કે આદિવાસીઓને મળીને, ખેડૂતોને મળીને, લોકોને મળીને, પીડિતોને મળીને એ દુઃખ થાય છે એમની વાતો સાંભળીને। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, કે ખેડૂતોને એના વ્યાજ, युवा बेरोजगार हैं, યુવાનો બેરોજગાર છે उनके सपने टूटते जा रहे हैं। અને એમના સપનાઓ ચૂર ચૂર થઈ જાય છે। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ाई की, माता पिता ने पैसे डाले, आज मजदूरी कर रहा है। કોઈ માણસ માતા પિતા પેટે પાટા બાંધીને ભણાવ્યા હોય અને છતાં એ એન્જિનિયરને બદલે મજૂરીનું કામ કરે છે, એવા યુવાનો મળેલા છે। कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था। ગઈકાલે યાત્રામાં એક યુવાન મળ્યો જેનું નામ રામ હતું। मेरे से गले मिला और रोने लगा। ગળે વળગીને બિચારો ધ્રુસકે રડી પડ્યો। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? મેં પૂછ્યું કે ભાઈ તને શું થયું, તું કેમ રડે છે? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। કોરોનામાં
મારું આખું કુટુંબ ચાલ્યું ગયું, એ મૃત્યુ પામ્યું. राहुल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है. રાહુલજી, હવે હું એકલો રહી ગયો. હવે દુનિયામાં મારું કોઈ નથી, હું એકલો જ રહી ગયો છું. अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े. मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया. ડોક્ટરોને હાથ જોડ્યા, રડતા રડતા ખૂબ કહ્યું અને એમ કહ્યું કે મારા માતા પિતાને બચાવો, પણ મારા માતા પિતાને બચાયા નહીં. मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा. મારા હાથમાં મારા માતા મને યાદ આવે છે, મને દર્દ થઈ રહ્યું છે, દુઃખ થઈ રહ્યું છે. राहुल, मैं बेरोजगार हूं, હું બેરોજગાર છું, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. મને કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો, હવે શું કરું? ये युवा अकेला नहीं है भाई और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में हैं. અને આ એકલો નહીં, એવા લાખો યુવાનો આજે હિન્દુસ્તાનમાં છે. आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है. આદિવાસીઓએ વાત કરી તો આદિવાસીઓ કહે છે કે અમારી જમીન લઈ લેવામાં આવે છે, અમારી પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે. बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है. અમને પૂછ્યા કર્યા વગર, કયા વગર અમારી જમીન લઈ અને ઉદ્યોગપતિઓને આપી દેવામાં આવે છે, એનો કબજો આપી દેવામાં આવે कोई છે. मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है અમને और हमारी जमीन, हमारी मां उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है. અમારો કબજો લઈ અમને કોઈ મુઆવજો, કોઈ કોમ્પન્સેશન કશું જ આપવામાં આવતું નથી, અને એ જમીન લઈ અને પેલા ઉદ્યોગપતિઓમાં અને આપી દેવામાં આવે છે, અમને બેદખલ કરી દેવામાં આવે છે. और यहां भी वही काम हो रहा है. અને અહીંયા પણ એ જ પ્રકારની વૃત્તિ આ સરકારની ભારતીય इसीलिए જનતા. आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, એટલા માટે જ આપે અનંતભાઈ માટે આટલી બધી તાળીઓ વગાડી, क्योंकि ये आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है. અને એટલા માટે કે આપના અધિકાર માટે, જમીન માટે આ આગેવાન લડી રહ્યા છે, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है. આપના ભવિષ્ય માટે લડી રહ્યા છે. इसने कहा कि हम लड़ेंगे, એમણે કહ્યું કે આપણે લડીશું, इसको कहना चाहिए हम जीतेंगे. અને આપણે જવાબ આપવો જોઈએ કે હમ જીતેંગે, આપણે જીતીશું, આપણે લડીશું, આપણે જીતીશું. आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है. આદિવાસી સમાજ સાથે બહુ પુરાનો પારિવારિક, દાદા, પિતા, માતા બધાનો બહુ જૂનો લાગણીનો સંબંધ છે. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं. આપને એક સરસ વાત યાદ કરાવીને આપને કહેવા માંગુ છું. मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का. ना- दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी. હું નાનકડો હતો, 6-7 વર્ષનો. મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी. અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા. उसमें फोटो की किताब थी. हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा, चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो. ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है. तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, इतनी बड़ी थी, फोटो की किताब थी. 6 साल का बच्चा था, मुझे आदिवासियों के बारे में इतना मालूम नहीं था. किताब का नाम था तेंदु, एक आदिवासी बच्चा, और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी और सारे के सारे चित्र, सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, उसके जीने के तरीके के बारे में थे. और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था. दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी. एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी ये जो किताब है ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? तो दादी कहती हैं कि राहुल,
ये जो किताब है ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो आप आदिवासियों को, उनके जीवन को और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। और उन्होंने आदिवासी शब्द प्रयोग किया। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। ये मैंने आपसे बहुत गहरी बात बोली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है, था और रहेगा। और इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है,
आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया। ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। આપણા ઉમેદવારો છે એ વારાફરતી રાહુલજી સાથે જય જયકાર કરાવશે। શરૂ કરીએ આનંદ ચૌધરીથી, માંડવીના આપણા ઉમેદવાર જાનેભાઈ આનંદ સર, ઓકે। તે બાજુથી मुन्ना रंजीत पांचाल सर, जलालपुर के कैंडिडेट है हमारे, जलालपुर के। उसके बाद मुकेश पटेल डांग के कैंडिडेट है हमारे, डांग के। उसके बाद दीपक बारोट, ये हमारे नवसारी के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे नरेश वारली उमरगाम के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे पूनाजी गामित व्यारा के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे आनंद चौधरी जो मांडवी के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे सुनील गामित जो उच्छल नीजर के कैंडिडेट है। उसके बाद वसंत भाई पटेल हमारे कपड़ाड़ा के कैंडिडेट है। उसके बाद हेमांगी बेन गरासिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी सर जहां आप खड़े हैं उस महुआ के कैंडिडेट है। उसके बाद आपका चाहिदा आनंद पटेल। उसके बाद भाई मुझे दिखता नहीं है यार, हमने
उसके बाद हमारा कमल पटेल सर वलसाड़ का कैंडिडेट है। उसके बाद हमारा अशोक पटेल गणदेवी का कैंडिडेट है। उसके बाद किशन भाई पटेल हमारे धर्मपुर के कैंडिडेट है। उसके बाद सर जयश्री बहन पटेल पार्टी की जनरल सीट पर कैंडिडेट है। सर पार्टी की जनरल सीट पर महिला आदिवासी कैंडिडेट है। उसके बाद पन्नाबेन पटेल बारडोली की एससी सीट पर कैंडिडेट है। और उसके बाद अनिल चौधरी हमारे मांगरोड के कैंडिडेट है। खूब खूब शुक्रिया सर। और हम यहां से पिछड़े उससे पहले सर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपका सम्मान करना चाहते हैं। शैलेश पटेल और मनहर भाई पटेल, एमएलए सुनील गामित और पूना जी और भीला भाई, ये सब आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। હવે આભાર વિધિ પૂનાજી ગામિત કરશે। પૂનાજી આભાર વિધિ કરશે। આજની આ રેલીમાં આપણા સૌના નેતા માન્ય રાહુલજી આવીને આપણને ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। માન્ય પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોર, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। માન્ય રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતજી, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। માન્ય BM સંદીપજી, चुनावी मंडे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़ के यहां गुजरात के रण में राहुल गांधी की एंट्री हुई और उन्हें संबोधन में कई कुछ बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर मौजूद है और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां मौजूद हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का ये रण है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। गुजरात के रण में राहुल गांधी की एंट्री आज हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।